हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका अभ्यास सागर का 19वां अध्याय गणेशोत्सव का प्रश्न उत्तर करेंगे। गणेशोत्सव में हमने प्रीवियस वीडियो में आपका ज्ञान सागर पुस्तक के प्रश्न उत्तर को पूरा किया था। आज हम इस पुस्तक के प्रश्न उत्तर को करेंगे। इस पुस्तक में ज़्यादातर प्रश्न जो हैं आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं। तो इस पाठ में आपको विराम चिन्ह के बारे में प्रश्न उत्तर है। ठीक है, विराम चिन्ह। अब आप विराम चिन्ह समझते हैं क्या होता है? किसी भी वाक्य को जब आप पूरा करते हो तो उसमें सेंटेंस जो भी लिखा जाता है उसमें एक जगह रुकने के लिए एक चिन्ह लगाया जाता है, ताकि उस वाक्य को कंप्लीट जब हो जाता है, जब पूरी वाक्य पूरा हो गया तो इसके बारे में समझ में आए कि हाँ, यहाँ एक वाक्य समाप्त होता है और दूसरा शुरू होगा। तो इसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। जैसे जब आप कोई भी वाक्य जैसे लिखते हो तो कभी कभी क्या होता है, वाक्यों में कुछ शब्दों के बीच में थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, तो उसे अल्प विराम। और जब आपको जैसे कुछ देर के लिए रुकना रहता है तो वहाँ पूर्ण विराम। फिर जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो उसका एक अलग चिन्ह होता है। तो इस तरह से विराम चिन्ह जो हैं कई प्रकार के होते हैं। तो इस पाठ में हम विराम चिन्ह के बारे में ही पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज गणेश चतुर्थी है। तो आप देख सकते हो, जैसे मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ तो उसमें क्या है, कुछ वाक्यों में अलग तरह की रुकावट है और कुछ में अलग तरह की। जैसे अगला है, आज तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि जैसे ऐसे शब्द लिखे गए हैं, जैसे जल्दी जल्दी, तो इसे मैंने जल्दी जल्दी ऐसे नहीं बोला, जल्दी जल्दी एक साथ। फिर नहा धोकर, तो नहा धोकर एक साथ बोला मैंने, नहा धोकर ऐसा नहीं बोला। तो इस तरह से ये जो चिन्ह दिए जाते हैं विराम के, तो वो जो वाक्य को का लय प्रकट करते हैं कि किस वाक्य में कितनी देर के लिए और कहाँ पर रुकना है। माँ रसोई घर में मोदक बनाने की तैयारी में लगी हुई है। तो आप देख सकते हो इसमें मोदक में जो अलग चिन्ह लगा हुआ है, जो कि आपका ऊर्ध्वाधरण का नाम आता है, इसे ऊर्ध्वाधरण चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे एक एक कॉमा लगा हुआ है, तो इसे एकल ऊर्ध्वाधरण। और जहाँ दो लगे, जैसे गणपति के पास ये आप देख सकते हो दो लगा हुआ है और यहाँ, तो इसे हम दोहरी ऊर्ध्वाधरण चिन्ह कहते हैं। तो अब शुरू करते प्रश्न। पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गए वाक्यों में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है उन्हें लिखिए। तो आप देख सकते हो गणपति बप्पा मोरया, मोरया, उसके बाद आपको छोटी कॉमा लगा हुआ है, यानी कि आपका जो है वो कॉमा है, अल्प विराम है। तो ये अल्प विराम का है चिन्ह। उसके बाद आपको यहाँ भी ऊर्ध्वाधरण चिन्ह है जो कि डबल है। तो इसे जो हम कहते हैं, ये जो चिन्ह है वो अल्प ऊर्ध्वाधरण है, दोहरी ऊर्ध्वाधरण चिन्ह। तो दोहरा ऊर्ध्वाधरण कहेंगे। आप देख सकते हैं दूसरे वाक्यों में पूर्ण विराम है, यानी कि रुकाव है। जैसे आज गणेश चतुर्थी है के बाद कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड भर के लिए रुकते हैं। फिर अगले वाक्य में जो है वो आप देख सकते हो योजक चिन्ह है। ये जो बीच में हाइफन जैसे लगा देते हैं ना चिन्ह, हाइफन, इंग्लिश में आप हाइफन बोलते हो, तो हिंदी में इसे योजक चिन्ह कहते हैं। उसके बाद आता है आप देख सकते हो माँ रसोई घर में मोदक में जो है एकल ऊर्ध्वाधरण चिन्ह है। ये जो ऊर्ध्वाधरण का चिन्ह है, ऊपर जो डॉट लगाया, कॉमा लगाया हुआ है, तो ये जो है सिंगल है, मैंने एक बार यूज़ किया गया है। ऊपर में जो है डबल है, दोबारा यूज़ किया गया है, यहाँ एक बार। तो ये हो गया एकल ऊर्ध्वाधरण चिन्ह। तो इस तरह से इस पंक्तियों में ये चिन्ह दिए गए हैं, तो ये आपको लिखना था। अगले प्रश्न में है, नीचे खंड क में विराम चिन्ह और खंड ख में उनके नाम दिए गए हैं। विराम चिन्ह को उसके नाम से मिलाइए। तो आप देख सकते हो यहाँ आपको चिन्ह पहचाना सीखना है। जैसे ये पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम से मिलाएंगे, ये प्रश्न सूचक चिन्ह है। फिर
आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह है, फिर आपको एकल ऊर्ध्वाधरण चिन्ह है, फिर ये योजक चिन्ह है, और ये है दोहरा ऊर्ध्वाधरण चिन्ह, और अंत में आता है अल्प विराम। ठीक है, तो ये सारे जो है विराम चिन्ह के लिखने का है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आप चिन्ह को पहचानना सीखेंगे। और हर जो चिन्ह है, जितने भी चिन्ह हैं, उन सब के लिए जब आप वाक्य में पढ़ोगे तो उसके ठहराव का जो समय है वो अलग अलग है। जैसे कुछ समय के लिए रुकना है तो वहाँ अल्प विराम, जब पूरे के लिए रुकना है तो वहाँ पूर्ण विराम। फिर जब आपको विस्मयादि बोधक हैं, यानी कि प्रश्न आपको जैसे हर्ष उल्लास या फिर आपको एक्साइटमेंट के लिए ये जो चिन्ह दिया जाता है, तो इसका एक अलग ही उच्चारण और ठहराव होता है। तो हर जो चिन्ह है उसके बीच में एक ठहराव होता है, रुकावट, यानी कि उस लाइन में आपको इतनी देर के लिए रुकना है। अब अगले प्रश्न में आते हैं। नीचे लिखे गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए और विराम चिन्हों का के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ आपको समझना है कि कहाँ कौन सा चिन्ह है। तो अभी मैंने आपको बताया ना, तो ये सारे चिन्ह को सबसे पहले आपको लर्न करना होगा। ये सारे चिन्ह को आप एकदम किसका क्या चिन्ह है और उसे किस तरह लिखते हैं, तो ये आपको समझना होगा, याद करना होगा। उसके बाद यहाँ आपको दिया गया है जिससे आप उच्चारण कर करके पढ़ सकें। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न 4 है। प्रश्न 3 में दिए गए विराम चिन्ह के प्रयोग के आधार पर नीचे दिए गए कथनों के सामने सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। तो आपने जब ऊपर पढ़ लिया तो उसके उसी से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, तो सही है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जब आपका कंप्लीट होता है, एक वाक्य जब पूरी तरह से ख़त्म होता है, तो वहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए उस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, तो सही बात है। यदि आप किसी से क्वेश्चन तुम्हारा नाम क्या है या तुम कौन हो, तो ये प्रश्न सूचक चिन्ह है, तो उसके लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क आप दोगे, तो ये भी सही है आपका। किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए दोहरे ऊर्ध्वाधरण चिन्ह का प्रयोग होता है, तो सही बात है। जब किसी के कथन, जैसे किसी ने, जैसे महात्मा गांधी ने कहा है कि अहिंसा परमो धर्म, तो महात्मा गांधी ने कहा है, तो उनके द्वारा कही बात को ही हम बोल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, दोहरी ऊर्ध्वाधरण चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ये सही होगा। किसी पाठ के शीर्षक पुस्तक के नाम के को एकल ऊर्ध्वाधरण चिन्ह के बीच में रखा जाता है, तो सही बात है। ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पर जो आपको वाक्य लिखे गए हैं इसमें आप देख सकते हो, मेरी पुस्तक का नाम ज्ञान सागर है। तो आप देख रहे हो, किसी भी चीज़ का नाम, जैसे पुस्तक का नाम, शहर का नाम, कुछ का नाम दिया जाता है, तो वहाँ जो है एक ही एकल जो है ऊर्ध्वाधरण चिन्ह लगाया जाता है। आप देख सकते हो ये एक का साइन है, और किसी के द्वारा कही गई बात को दोहरी ऊर्ध्वाधरण से लिखा है। जैसे अनवर ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप देखो यहाँ पर दो चिन्ह हैं, एक तो दोहरी ऊर्ध्वाधरण और दूसरा जो है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहचानना है। अगला है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग केवल हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि इसके लिए तो किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी और भी शब्दों में किया जाता है। जैसे कि आप देखो यहाँ क्या बोला गया, हर्ष माने खुशी में, आश्चर्य माने आश्चर्यचकित जब होते हो तब, घृणा मतलब गुस्से में, और आदि भाव में। लेकिन आप जब किसी को आप पूछते हो कि आदर सूचक चिन्ह, जैसे आदर, जब किसी को रेस्पेक्ट भी देते हो ना, तो जैसे कि हे भगवान, तो उसमें भी आप लगाते हो, या फिर सप्रीम नमस्ते, तो उसमें भी लगाओगे। तो जितना रेस्पेक्टफुल भी है उसमें भी लगाते हो। जैसे भगवान के साथ अक्सर राम भगवान के बारे में बोला जा रहा है, वहाँ भी एक्सक्लेमेंट्री मार्क जो कहते हो आप, एक्सक्लेमेंट्री मार्क दिया जाता है, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये जो है वो किसी को रेस्पेक्ट में आदर भावना देने के लिए भी आदर के साथ भी लगाया जाता है। तो ये यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आश्चर्य, हर्ष और घृणा के बारे में बताया गया है।
किसी के आदर और सम्मान के लिए नहीं बताया गया है। जैसे आप भगवान के लिए या फिर अरे वाह, तो वहाँ भी लगाया जाता है। तो ये सारा जो है वो उसमें भी लगता है, इसलिए गलत होगा। एक ही तरह के शब्दों एवं दोहरे ऊर्ध्वाधर चिन्ह से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है? नहीं, क्योंकि आप क्या बोला गया, आप ध्यान से समझिए। एक ही तरह के शब्दों एवं दोहरे ऊर्ध्वाधर से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो आप सोचो कि जब दोहरे नाम जो है एक ही तरह के शब्दों का, जैसे कि आना जाना है ना, तो ये सब के साथ कभी भी होता है प्रयोग? नहीं होता है। तो ये भी आपका गलत होगा। और जैसे कि आप ये अल्प विराम भी बोला जा रहा है, तो ये इसके बाद भी ऊर्ध्वाधर का प्रयोग नहीं होता है। अब अगले प्रश्न में आते हैं। भावों के साथ साथ संबोधन वाले शब्दों के बाद भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हाँ, सही होगा। अभी मैंने बताया ना आपको कि जैसे किसी को आदर या सम्मान दिया जाता है, संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है, तो भी उसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह या एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है वो लगाया जाता है। अगला है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो सही होगा। जैसे सुंदर सुंदर, सुख दुख, इन दो शब्दों के बीच में जो है छोटा सा हाइफन, छोटा सा डैश वाला जो साइन दिया जाता है, तो ये योजक चिन्ह कहलाता है। तो ये तो दिया जाता है। जैसे आना जाना हुआ, फिर सुख दुख, फिर आपको सुबह शाम, तो ये जो आप माता पिता, भाई बहन, इन सब शब्दों के बीच में जो है योजक चिन्ह लगाया जाता है। और दोनों जो है एक ही जैसे शब्द हैं, जैसे माता पिता, तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये हो गया। अगला है, जब किसी की तुलना किसी अन्य से की जाती है तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हाँ, जैसे कि आप एक ही जैसे शब्द हैं, जैसे आपको जैसे आप वाक्य में देख सकते हो, जैसे लिखा है बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, तो जैसे बहुत सारे फूलों के बाद बीच में तुलना की जा रही, तो सुंदर सुंदर के बीच में हाइफन लगाया गया, योजक चिन्ह। फिर आपको लिखा जैसे कि आना जाना लगा रहता है, तो फिर ये भी हुआ, इसके साथ भी लगा। जैसे राम और श्याम दोनों जल्दी जल्दी जाने लगे, तो इसमें क्या है, दोनों के विषय में बताया जा रहा है और जल्दी जल्दी, तो दोनों के बीच में भी हाइफन लगा। तो इस तरह से जो दो के बीच में की तुलना बताने के लिए भी इसकी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी तुलना या फिर अन्य किसी अन्य से की जाती है तो ये योजक चिन्ह लगता है। अब अगले प्रश्न में आते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह छांट कर लगाइए। तो आपको शब्द को पहले पढ़ना है, वाक्यों को पढ़ना है। क्या आपने पत्रिका पढ़ ली? तो आप देख सकते हो पहले इसमें क्या लगा है, यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह। दूसरा है, हाय मेरी तो जान निकल गई। तो आप देख सकते हो हाय, यानी कि यहाँ आश्चर्य की बात की जा रही है, तो यहाँ पे पहले क्या होगा? हाइफन विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसके बाद क्या होगा? निकल गई, यानी कि पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, तो यहाँ होगा पूर्ण विराम। फिर भारत एक महान देश है, तो यहाँ क्या होगा? पूर्ण विराम। बच्चों को चॉकलेट, आइसक्रीम और टॉफ़ी बहुत पसंद है। तो आप देखो चॉकलेट, आइसक्रीम, ये दो शब्द हैं, तो इसके बीच में क्या लगेगा? अल्प विराम। मतलब बहुत सारे शब्द, जैसे बहुत से नाम भी आप लगातार लिखते हो, जैसे 5-6 व्यक्तियों के नाम या बच्चों के नाम आप लिख रहे हो, तो उसके बीच भी कॉमा लगाते हैं। बहुत सारे शहर के भी नाम लिखोगे, तो लगातार जब 3-4 नाम लिखोगे तो उसके साथ कॉमा, अल्प विराम लगा कर तब लिखा जाता है। तो इससे क्या होता है, उसका जब आप उसको उच्चारण करोगे, पढ़ोगे, तो उसमें आपको लय प्रकट होता है। जैसे आप किसी शहर का नाम लो, जैसे भारत के की बहुत सारे देश, कंट्री के नाम, जैसे राज्यों के नाम ले लो, जैसे कि गोवा, फिर पंजाब, हरियाणा, तो इसको आप यदि एक साथ बोलोगे, दिल्ली, मुंबई, बंगाल, ऐसे बोलोगी तो अलग अलग लगे, लेकिन यदि आराम से बोलोगे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई,
ये सब बोलोगे तो ये इसके बीच में थोड़ी थोड़ी सेकंड के लिए रुकावट हो रही है, जिससे इसका लय अलग तरीके से होता है। तो ये आपको यहाँ पे ऐसे चिन्ह लगेंगे। फिर अगला है चारों रात दिन पढ़ती रहती है, तो रात दिन के बीच में क्या लगेगा, हाइफन, योजक चिन्ह, और पूरा जब वाक्य कंप्लीट हुआ तो आपको पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह छांट कर लगाइए। तो आपको लगाना है, जैसे किसी भी विशेष नाम को, जैसे कि रामचरितमानस है, भारत है, या फिर किसी जो अलग सा है उसे लगाने की, उसमें उसे लिखते हैं जब, तो हम उसे एकल ऊर्ध्वाधरण चिन्ह लगा कर लिखते हैं। ठीक है, तो यह रामचरितमानस तुलसी जी ने लिखी है, तो यहाँ मैंने लगाया एकल ऊर्ध्वाधरण चिन्ह। फिर अगला है, छोटी बड़ी देखने में सुंदर कलापूर्ण मूर्तियाँ रखी हैं, तो आप देख सकते हैं छोटी बड़ी के बीच में हाइफन है, उसके बाद देखने में सुंदर कलापूर्ण, सुंदर एक अलग शब्द है, कलापूर्ण है, ठीक है, उसके बाद मूर्तियाँ रखी है, तो यहाँ मैंने अल्प विराम लगाया है और यहाँ पूर्ण विराम। फिर अगला है, घरों में काम करने वाले रामा और या बालू घर घर नाचने जाते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ घर घर, घर घर होगा तो यहाँ पे हाइफन, योजक चिन्ह, और यहाँ रामा और बालू, तो इनके बीच जो है एकल ऊर्ध्वाधरण चिन्ह लगाया जाएगा। अगला है, छे कितना गंदा पानी है, तो आप देखो छी बोलने के लिए, अब बोलने के बाद आप थोड़ी देर के लिए रुक रहे हो ना, तो ये चिन्ह जो है विस्मयादि बोधक, ये जो है विस्मयादि बोधक हो गया। तो और यहाँ पर पूर्ण विराम, तो जैसे आप उच्चारण करोगे ना, बोलने में ही पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा मात्रा लगा है। रमा ने कहा मैं कल फिल्म देखने गई थी, तो रमा ने कहा यानी कि रमा की कही गई बात को ही बताया जा रहा है, तो यहाँ पर लगा है दोहरा ऊर्ध्वाधरण चिन्ह और पूर्ण विराम, और यहाँ पर उसने कहा था यानी कि यहाँ पर एक हलंत लगा है, अल्प विराम। अगला प्रश्न है, एकल ऊर्ध्वाधरण चिन्ह, दोहरे ऊर्ध्वाधरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। तो आप देख सकते हो, आप कोई भी वाक्य लिख सकते हो। तो यहाँ एकल ऊर्ध्वाधरण चिन्ह के लिए मैंने लिखा रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, तो और उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो आप देख सकते हो उन्होंने कहा था या उनके द्वारा कही गई बात है, तो यहाँ मैंने ऊर्ध्वाधरण चिन्ह लगाया है। विस्मयादि बोधक, अरे वाह कितनी सुंदर कलाकृति है, तो यहाँ मैंने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है। अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह, तो प्रश्न सूचक चिन्ह तो आप कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे तो वो हो जाते हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये सारे जो वाक्य हैं उसमें प्रश्न सूचक चिन्ह लगेंगे। अब है योजक चिन्ह, राखी भाई बहन के पवित्र बंधन का त्योहार है, तो आप देखो भाई बहन जो है उसके बीच में हाइफन मैंने लगाया है, योजक चिन्ह। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, पढ़िए समझिए और याद रखिए, तो आपको इसे याद रखना है। गणेश जोर उत्सव गणेशोत्सव, जन्म जोर अष्टमी जन्माष्टमी, विद्या जोर आलय विद्यालय, सर्व जोर उच्च सर्वोच्च, स्थान जोर अभाव स्थानाभाव, दैत्य जोर आकार दैत्याकार, तो यहाँ है संधि का अर्थ है मेल, निकट की दो ध्वनियों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। मतलब दो जब शब्द आप जोड़ रहे हो तो उसके बाद जो है उसका आपका उच्चारण अलग हो जाता है, ध्वनि उसके लिए अलग हो जाती है, तो उसे कहते हैं परिवर्तन ध्वनि। निकट की दो ध्वनियों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। मैंने ये दोनों को जोड़ के जो आपने शब्द बनाया वो हो गया संधि, और ये दो जो हो गया संधि विच्छेद इसे कहते हैं। जब संधि को दो भागों में आपने अलग अलग कर दिया तो ये संधि हो गया, विच्छेद हुआ, और ये बना हुआ शब्द संधि हो गया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। तो मूर्तियाँ, घर में तो घरों में, दिशा दिशाएं, तैयारी तैयारियाँ, प्रांत में प्रांतों में, बैलगाड़ी बैलगाड़ियाँ।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखिए। तो विशेषण क्या होता है? जब किसी के बारे में विशेषता बताई जा रही है, उसका विशेषता को बताने का प्रकट किया जाए तो हो गया विशेषण। और जिसके बारे में वो विशेषता बताई जा रही है वो हो गया आपका विशेष्य। तो जिसके बारे में बताई जा रही है वो हुआ विशेष्य, और जिस चीज़ और उसके विषय में क्या बताई जा रही है वही हो गया विशेषण। जैसे यहाँ है, श्याम पट पर 3 चित्र बने हुए हैं। तो श्याम पट तो एक है, उसमें चित्र बने हैं, तो चित्र जो है विशेष्य हैं, और चित्र की विशेषता क्या है कि 3 बने हुए हैं। तो 3 विशेषण और चित्र विशेष्य। छोटे बच्चे ट्रकों पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ बच्चे के बारे में क्या विशेषता है कि वो छोटे हैं, तो छोटे विशेषण और बच्चे विशेष्य। दुकानों में सैकड़ों मूर्तियाँ सजाकर रखी गई। अब देखो, आप मूर्तियों की विशेषता क्या है कि वो सैकड़ों है, अनगिनत है। तो आप देखो, सैकड़ों हो गया विशेषता, और मूर्तियों किसकी विशेषता है कि वो सैकड़ों है, तो मूर्तियों की विशेषता है। तो मूर्तियाँ हो गई विशेष्य। वे अपनी फटी पुरानी कापियाँ दिखाते। तो आप देखो, कॉपियों की विशेषता क्या है कि वो फटी पुरानी है। तो यहाँ विशेषण क्या हो गया, फटी पुरानी, और विशेष्य क्या हुआ, कापियाँ। सारा शहर किसी विशाल मेले की तरह लगता है। तो आप देखो, मेले की क्या विशेषता है कि वो विशाल मेला है ना। तो मेले की विशेषता विशाल हुई। और आप देख सकते हो शहर, सारा शहर, ठीक है, और मेले की विशेषता क्या हुई कि विशाल है वो। तो विशाल आपका विशेषण हो गया, और मेले ये हो गया आपकी का विशेष्य। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में कोई ना कोई गलती है, उन्हें पहचानिए और वाक्य को सही रूप में दोबारा लिखिए। तो शुरू करते हैं। आम तौर पर छुट्टियों के दिन सारा काम देर से होते हैं। आप देखो, आपको पढ़ने से लग रहा है ना कि इसमें गलत लिखा हुआ है। जैसे आम तौर पर छुट्टियों के दिन सारा काम देर से होता है। तो सारा काम देर से होते हैं, एक काम तो नहीं, बहुत सारे काम। तो ये आपको लिखना होगा, आम तौर पर छुट्टियों के दिन सारे काम देर से होते हैं। क्या तुम्हारे को यह सवाल आता है? आप किसी से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो, गलत है ना। तो आपको क्या पूछोगे, क्या तुम्हें यह सवाल आता है। अगला है, मूर्ति लेने के बाद वह रंगीन पटरे पर रखा गया। इसका होगा, मूर्ति लेने के बाद वह लकड़ी के रंगीन पटरे पर रखी गई। ठीक है। अगला है, डाकिया ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई। तो डाकिये ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई। नाना नानी सभी बच्चों को कहानी सुनना चाहते थे। आप देखो, इसमें पढ़ने से ही आपको लग रहा है कि कुछ इसमें मिसिंग है, कुछ गलत है। तो आप इसे सही करोगे, नाना जी सभी बच्चों को कहानियाँ सुनाना चाहते थे। ठीक है। तो आप उच्चारण जब पढ़ के उच्चारण करोगे ना, तो उसी में पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ मिस्टेक है। में आपको ईमेल द्वारा प्रधानाचार्य को सूचित करना है छुट्टी के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रेषक अर्थात आप जो लिख रहे हो उनका सारा ईमेल अकाउंट वगैरह सब देख दोगे। देन उसके बाद जिसके पास अपना भेज रहे हो ईमेल, उसके बारे में सारा डिटेल लिख दोगे, उनका जीमेल अकाउंट क्या है, नेम, देन जो भी है। उसके बाद आपका दिनांक, उसके बाद सब्जेक्ट, किस विषय पर आप भेज रहे हो मेल, तो वो लिखना होगा। उसके बाद महोदय या फिर महोदया, जो भी आपके प्रधानाचार्य हैं, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की छात्रा, कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ गणेश चतुर्थी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के पास मुंबई जाऊँगी, छुट्टियों में, ठीक है, जाऊँगी। विद्यालय में 1 दिन की छुट्टी है, परंतु मुझे वहाँ जाने के लिए 4 दिन की छुट्टी चाहिए। अतः मैं विद्यालय 4 दिन तक नहीं उपस्थित हो सकूँगी। आपसे अनुरोध है कि मुझे इन 4 दिनों का
अवकाश देने की अनुमति प्रदान करें। इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी या रहूँगा, जो भी आप वो लिखोगे। फिर धन्यवाद। आपकी या आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी छात्रा या छात्र या छात्रा, जो भी हो, आप अपना नाम और सारा कुछ डिटेल लिख दोगे। तो इस तरह से ये ईमेल प्रधानाचार्य के पास छुट्टी के लिए इस तरह से लिखोगे आप। तो इस तरह से इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। इस पाठ से संबंधित किसी अन्य प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो, कठिनाई भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। मैं उसे और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो धन्यवाद।